प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इससे पहले हमने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसमें हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन की थी। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने किया था एलिमेंट, कंपाउंड। और एलिमेंट में हमने जब डेफिनेशन लिखी थी उसमें हमने बताया था एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट क्या है? प्योर सबस्टांस होता है जो एक ही तरह के एटम्स का बना होता है। तो वहां पे एक टर्म एटम आई थी, उसको हमने आज यहाँ पे डिफाइन करना है। व्हाट इज एटम, क्या होता है। तो एटम क्या है? एलिमेंट का वो सबसे छोटा पार्टिकल जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता हो या नहीं भी कर सकता हो, बट वो छोटा पार्टिकल एलिमेंट का जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो एलिमेंट का वो पार्ट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता हो, जिसकी वजह से रिएक्शन होती हो, उस छोटे से पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। तो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच may or may not be capable of independent existence. In fact, atom is the smallest particle of an element which takes part in a chemical reaction. आप दोनों लाइन्सों को एक ही साथ जोड़ भी सकते हो ऐसे करके। an atom is the smallest particle of an element which may or may not be capable of independent existence and which takes part in a chemical reaction. तो उसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। तो एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और वो फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, उस छोटे से पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों तरह के एग्जांपल आपको बताएंगे कि ऐसे एलिमेंट जिनके एटम फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं और कुछ ऐसे एलिमेंट जिनके फ्रीली नहीं एग्जिस्ट करते हैं। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, निकल है, कोबाल्ट है, जिंक है। इन सभी एलिमेंट्स के एटम जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। बट अगर आपको कोई पूछे हाइड्रोजन का एटम क्या फ्रीली एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। हाइड्रोजन के दो एटम आपस में कंबाइन होके फिर एक यूनिट बनता है, वो एग्जिस्ट करता है फ्रीली। ऐसे अकेला हाइड्रोजन एटम आपको कहीं नहीं मिलेगा। कहीं से अगर आप प्रिपेयर कर सके तो हाईली रिएक्टिव होगा, उसी समय वो कन्वर्ट हो सकता है किसी और चीज में, जहाँ वो दो हाइड्रोजन आपस में जुड़ जाएंगे, जहाँ कहीं और रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा। इसी तरह से फ्लोरीन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। इनके भी एटम्स फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ऑक्सीजन आपको जहाँ तो O2 की फॉर्म में मिलेगा, नाइट्रोजन आपको N2 की फॉर्म में मिलेगा, ऑक्सीजन O3 की फॉर्म में मिल सकता है, ओजोन जिसको बोलते हैं। इसी तरह फ्लोरीन F2 की फॉर्म में मिलेगा, मतलब दो दो एटम जुड़ेंगे। क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में मिलेगा, ब्रोमीन Br2 के फॉर्म में मिलेगा। जी आपको अकेला Cl या अकेला F इस तरह से नहीं मिलेगा। सोडियम मिल जाएगा आपको एज Na, उसको Na2 बनाने की जरूरत नहीं है, Na3 बनाने की जरूरत नहीं है, वो फ्रीली एग्जिस्ट करेंगे। देन नेक्स्ट आ गया मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। तो किसी एलिमेंट का या कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल जो ऑलवेज फ्रीली क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। और जिसमें जी आगे जो लाइन है जी बड़ी कम जरूरी है कि जो एटम इसमें है वो आपस में जुड़े हुए होने चाहिए थ्रू केमिकल बॉन्ड। जनरली कोवलेंट बॉन्ड होता है, एक्सेप्ट हम नोबल गैसेस की बात करें, उसमें जो एटम्स आपस में कंबाइन हुए होते हैं दैट आर थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। लेटर आगे जाके पढ़ेंगे, वैंडरवाल फोर्सेस का कंसेप्ट आएगा। बाकी जितने भी चाहे एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, उसमें जो एटम आपस में जुड़े होंगे वो जुड़े होंगे थ्रू केमिकल बॉन्ड। मोस्टली कौन सा होगा? कोवलेंट बॉन्ड होगा। ये भी आप आगे जाके पढ़ेंगे। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। जहां तो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जहां कंपाउंड का विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली, जो इंडिपेंडेंटली फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, जाने की वो स्टेबल पाया जाएगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स कंटेन टू और मोर देन टू एटम्स। कोई भी एलिमेंट का मॉलिक्यूल लोगे, जहां कंपाउंड का लोगे, उसमें दो या दो से ज्यादा आपको एटम जरूर मिलेंगे, एक्सेप्ट आपने जिसकी बात करनी है एक्सेप्ट नोबल गैसेस। और वो एटम आपस में कैसे जुड़े होंगे जो मैंने आपको आगे बता दिया, बाय केमिकल बॉन्ड। नोबल गैसेस में केमिकल बॉन्ड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो H2 की फॉर्म में मिलेगा, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन O2 होता है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है H2 है, जो कंपाउंड आ गया, इसमें दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम आपस में कंबाइन होता है थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, जे मॉलिक्यूल बन जाता है, जे स्मॉलेस्ट पार्टिकल बन जाता है और जे फ्रीली एग्जिस्ट करता है। आपको पता है वाटर यूनिवर्स में कितना सारा है, आपकी अर्थ के ऊपर 70% तो
वाटर ही है। मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया NH3 है। मॉलिक्यूल ऑफ नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन एटसेट्रा, ये सभी क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं फ्रीली। तो कई बार पूछते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो एटम जो है वो एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट है, और मॉलिक्यूल जो है वो कंपाउंड का भी हो सकता है, एलिमेंट का भी हो सकता है। एटम मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, बट मॉलिक्यूल ऑलवेज एग्जिस्ट फ्रीली। ये आपका डिफरेंस आ गया। बाकी एटम जो है आगे जाके आप पढ़ेंगे एटम किसका बना होता है। इसके अंदर नियर अबाउट 36 सब अटॉमिक पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल, पर मेन 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, वो आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। जबकि जो मॉलिक्यूल है वो किसका बना होता है, एटम्स का बना होता है। तो ये डिफरेंस भी आप लिख सकते हैं, आगे जाके पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। एटम जो होता है ये स्फेरिकल इन शेप लिया जाता है, बट जो मॉलिक्यूल्स हैं इसकी डिफरेंट शेप होगी, आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। किसी की शेप लीनियर होगी, किसी की जो है ट्राइगोनल प्लेनर होगी, कोई टेट्राहेड्रल होगा, जैसे वाटर है इसकी वेंट शेप होती है, अमोनिया की पिरामिडल शेप होती है, तो अलग अलग शेप होती है मॉलिक्यूल्स की। बट एटम जो होता है वो स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल शेप होता है। तो ये डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं एग्जाम में। फिर आप लिख सकते हैं एटम जो होता है वो रिएक्टिव होता है बहुत, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, वो एज कम्पेयर टू एटम क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो मॉलिक्यूल जो होते हैं ये फर्दर आप दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हो, होमोटॉमिक एंड हेटेरोटॉमिक। होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, जिसमें एक ही तरह के एटम्स हों, उनको हम क्या बोलते हैं, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अगर एक ही टाइप के एटम्स हों ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, होमोटॉमिक। जैसे हाइड्रोजन है, H2, दोनों हाइड्रोजन है, F2 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, O2 ऑक्सीजन, O3 ओजोन एटसेट्रा, ये सभी कौन से हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। हेटेरोटॉमिक क्या होते हैं, अगर एक से ज्यादा टाइप के एटम प्रेजेंट हों, जैसे HCl एक हाइड्रोजन का एटम है और दूसरा क्लोरीन का है, वाटर में 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, अमोनिया में 1 N नाइट्रोजन है, 3 किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, मीथेन है 1 कार्बन का है, 4 किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जहां हेटेरोन्यूक्लियर भी बोल सकते हैं। ऐसे होमोटॉमिक को हम होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। अब होमो एटॉमिक हो चाहे हेटेरोटॉमिक हो, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ एटम्स, किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उसके बेसिस के ऊपर भी क्लासिफिकेशन है। मोनोटॉमिक, डाइटॉमिक, ट्राइटॉमिक, टेट्राटॉमिक, फिर पेंटा, हेक्सा, सो ऑन, पॉलीटॉमिक कह सकते हैं। तो मोनोटॉमिक क्या होगा, जिसमें एक ही एटम प्रेजेंट होगा, जैसे जितने भी नोबल गैसेस हैं उसमें एक ही एटम प्रेजेंट होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। बेसिकली नोबल जो गैसेस होती हैं, आगे जाके आप पढ़ेंगे, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो फ्रीली एग्जिस्ट करता है उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। आगे जाके आपने एवोगैड्रो हाइपोथेसिस पढ़ना है। डाइटॉमिक, जैसे हाइड्रोजन है इसमें 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन में 2 हैं, नाइट्रोजन में 2 हैं, HCl इसमें 2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें भी 2 एटम्स हैं। ट्राइटॉमिक जिसमें 3 एटम्स हों, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ओजोन है। टेट्राटॉमिक जिसमें 4 एटम्स हों, जैसे अमोनिया, फास्फीन, CF3 एटसेट्रा। इसी तरह से पॉलीटॉमिक हो गया, अगर 4 या 4 उससे ज्यादा एटम्स अगर प्रेजेंट हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, SF6 C3H8 है, ये इसीलिए हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ मैंने, प्रोपेन। तो इसका भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ये है क्लासिफिकेशन भी साथ में आपको बता दी मैंने मॉलिक्यूल की, कि होमोटॉमिक हो सकते हैं, हेटेरोटॉमिक हो सकते हैं, और एटम्स कितने प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पे मोनोटॉमिक गैस हो सकती, मॉलिक्यूल हो सकता है, डाइटॉमिक हो सकता है, ट्राइटॉमिक हो सकता है, टेट्राटॉमिक हो सकता है, पॉली एटॉमिक हो सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होती है, जब दो से ज्यादा एटम सेम एलिमेंट के, जहाँ डिफरेंट एलिमेंट के, जहाँ मॉलिक्यूल डिफरेंट कंपाउंड के आपस में जब कंबाइन होते हैं, नया प्रोडक्ट बनता है, नए मॉलिक्यूल बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, जहाँ क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब ये जो एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, जहाँ कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं थ्रू सर्टेन लॉज, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से रिएक्ट कर दिया। तो ये जो कॉम्बिनेशंस होती हैं दे आर गवर्न्ड बाय सर्टेन लॉज, उन लॉज को हम क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये लॉ हमें ये सिखाएंगे कि एलिमेंट्स
के जो एटम्स होते हैं, दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम भी कंबाइन हो सकते हैं, सेम के भी हो सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन कैसे बना होगा, ऑक्सीजन एटम दोनों जुड़ के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना होगा, ओजोन कैसे बना होगा। तो सेम एलिमेंट के एटम भी कंबाइन हो सकते हैं, डिफरेंट के भी हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और क्लोरीन का मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके HCl बना दे। इसी तरह से डिफरेंट मॉलिक्यूल भी आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल भी आपस में कंबाइन होकर नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। आगे जाकर बहुत सारी रिएक्शन करनी है आप लोगों ने। तो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल हो, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो, दोनों रिएक्ट कर जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। बहुत सारी रिएक्शन आप आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो रिएक्शंस हैं, ये थ्रू सर्टेन लॉज के थ्रू होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास 5 लॉ हैं। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या इसको हम डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और फिफ्थ लॉ है लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, जिसको गेल-लुसाक लॉ भी बोलते हैं। तो इन लॉज को हम 1 बाय 1 करेंगे। इसमें से हर बार दो से ज्यादा भी एग्जाम में आ जाते हैं, सीधा 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। कई बार लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आ जाता है, कई बार लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आ जाता है। तो इनको हम 1 बाय 1 करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ दिया है फ्रेंच केमिस्ट है एंटोनी लैवोसियर, 1789 में दिया है ये लॉ। और बहुत ही सिंपल सा लॉ है। ये लॉ क्या कहता है, जब कोई फिजिकल चेंज आएगी मैटर में, जहाँ केमिकल चेंज आएगी मैटर में, तो जो मास है वो मैटर का चेंज नहीं होगा। जो मास बिफोर द चेंज होगा वही मास आफ्टर द चेंज रहेगा। अगर आपने 10 ग्राम मैटर लिया होगा, उसमें कोई फिजिकल जहाँ केमिकल चेंज आती है, तो आफ्टर द चेंज भी क्या रहेगा, वो 10 ग्राम ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगी। तो मैटर का जो मास है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो बहुत सिंपल सा लॉ स्टेटमेंट आप देख लीजिए। दिस लॉ वाज गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लैवोसियर इन 1789 and states that in all physical and chemical changes the mass of the reactants is equal to the mass of the products। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, in other words we can say that there is no change in mass of matter during physical or chemical change। तो दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, जब फिजिकल या केमिकल चेंज होंगी उसके दौरान जो मास है मैटर का वो चेंज नहीं रहेगा, मास क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो इस लॉ को हम दूसरे शब्दों में भी स्टेट कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट भी दे सकते हैं हम, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मैटर को आप ना तो खुद से बना सकते हैं, ना ही उसको आप खत्म कर सकते हैं। नो डाउट मैटर जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट उसको हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। Hence this law is also known as law of indestructibility of matter। तो इसी कारण इस लॉ को हम law of indestructibility of matter भी कह सकते हैं। This law can be explained with the following experiments। इस लॉ को आप प्रूव भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं, जहाँ कह सकते हैं एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। तो 2 एक्सपेरिमेंट आपको जहाँ पे हम करवाएंगे, एक फिजिकल चेंज के लिए, केमिकल चेंज के लिए। तो फिजिकल चेंज में हम कहेंगे मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर आप लेते हो कोई कोनिकल फ्लास्क लेते हो, उसमें आप आइस डालते हो और उस कोनिकल फ्लास्क का वे कर लेते हो और उसको टाइटली आप कार्क कर देते हो ऊपर से। अब उसको आप क्या कीजिए, थोड़ा सा हीट कीजिए, तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगी, किसमें, वाटर में चेंज हो जाएगी। फिर उसके कार का आप जिसमें अब वाटर पड़ा हुआ है उसका दोबारा से वेट निकालिए, आपको देखने को मिलेगा कि जो मास पहले था वही मास अब है, मास में कोई चेंज नहीं आई है। तो यही एग्जांपल जहाँ पे लिखी है, मेल्टिंग ऑफ आइस इन बेल कॉक एंड वेट कॉनिकल फ्लास्क डज नॉट गिव एनी चेंज इन मास। तो आइस हमारा सॉलिड है, इसको हीट किया, ये वाटर बन गया, लिक्विड बन गया। तो ये फिजिकल चेंज है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है। आइस सॉलिड स्टेट में था, फार्मूला तो सेम ही है, ये भी H2O है, ये भी H2O है। केमिकल चेंज का मतलब फार्मूला चेंज होना चाहिए। तो ये H2O है और वाटर भी क्या H2O है, जस्ट फिजिकल चेंज आ रही है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो जितना मास आइस का होगा उतना ही मास जो है वाटर का बनेगा, प्रोवाइडेड कि आपकी जो फ्लास्क है वो अच्छी तरह से कॉक्ड होनी चाहिए। ये नहीं कि जो कॉक अगर ढीली है तो वहां से पानी जो है वो वेपरेट होकर बाहर चला गया तो फिर मास सेम नहीं आएगा। तो ये ध्यान से आपने एक्सपेरिमेंट करना है। तो इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो हमारा लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ये होल्ड करता है। दूसरी एग्जांपल हम जहाँ एक्सपेरिमेंट करेंगे, लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट।
दूसरा एक्सपेरिमेंट है लैंडॉल्ट एक्सपेरिमेंट, जो भी प्रूव करता है कि जो मैटर का जो मास है वो चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग केमिकल चेंज। इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया, बेसिकली लैंडॉल्ट, इसको बोलते हैं लैंडॉल्ट ट्यूब। ये एच शेप ट्यूब है, इसके ये दो लिम्स हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है। यहाँ से पोर्शन ओपन है। एक लिम्ब में उसने डाला सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन और दूसरे लिम्ब में डाला सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, और यहाँ से कार्बन को टाइट कर दिया ताकि सोल्यूशन बाहर ना निकले, और इसका वेट फाइंड किया कि मास कितना है। अब इसके बाद लैंडॉल्ट ने क्या किया, बेसिकली साइंटिस्ट का नाम है लैंडॉल्ट, उसने क्या किया, जब ये टाइट हो गया बिल्कुल, फिर इसको शेक किया ताकि दोनों सोल्यूशन आपस में क्या हो सके, मिक्स हो सके। ये सोल्यूशन इधर जाएगा, ये वहीं जाएगा। जब आप उसको अच्छी तरह शेक करोगे तो ये दोनों सोल्यूशन मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद यहाँ पे व्हाइट कर्डी जो है प्रेसिपिटेट बनेंगे, किसके, सिल्वर क्लोराइड के। सिल्वर क्लोराइड बेसिकली इनसॉल्युबल वाटर होता है। जब दो सोल्यूशन आप मिक्स करते हो, अगर दो सोल्यूशन है, सोल्यूशन मतलब सॉल्युबल है, तो जब आप दो सोल्यूशन आपस में मिक्स करते हो, अगर रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा, अगर वो उस मीडियम में या उस सॉल्वेंट में, जैसे आपने ये सिल्वर नाइट्रेट पानी में डाला होगा, सोडियम क्लोराइड भी पानी में डाला होगा, दोनों पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। जो बन गए सोल्यूशन के, जैसे आप इनको मिक्स करोगे तो सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड जो है क्या बनाएगा, सिल्वर क्लोराइड बनाएगा प्लस सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट जो है, ऑल नाइट्रेट जो होता है वाटर सॉल्युबल, याद रखना, किसी भी कोई भी आप नाइट्रेट ले लीजिए, किसी भी मेटल का नाइट्रेट डाल सकते हैं, सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, कोई भी कॉपर नाइट्रेट, वो पानी में सॉल्युबल होता ही होता है। सिल्वर क्लोराइड जो है ये पानी में इतना अच्छा डिजॉल्व नहीं होता है, पार्शली सॉल्युबल कह सकते हैं हम लोग। जैसे ये फॉर्म होगा तो इसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, रेजिड्यू बनेगा, वो नीचे सेटल हो जाएगा, जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। जैसे ही वो फॉर्म होगा, क्योंकि पानी में घुलेगा नहीं रेजिड्यू, वो नीचे सेटल होना शुरू हो जाएगा, तो वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो रिएक्शन हो जाएगी सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड गिव्स सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। अब ये केमिकल चेंज हो गई। उसने बाद में फिर क्या किया, इसका वेट निकाला, मास पता किया, और उसने ये पाया कि मास में कोई चेंज नहीं आई है। नो डाउट रिएक्शन हो गई है। पहले कोई व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं दिख रहा था, व्हाइट प्रेसिपिटेट दिखने का मतलब कोई नई चीज बनी है, तो केमिकल चेंज आई है, पर मास में कोई चेंज नहीं आई है। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि जो मास है मैटर का, वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। वो फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज के दौरान चेंज नहीं होता है। इन जनरल हम लिख सकते हैं, कोई भी अगर रिएक्शन है हमारे पास, x प्लस वाई गिव्स w प्लस जेड। एक्स क्या है, मास ऑफ वन रिएक्टेंट है, वाई दूसरे रिएक्टेंट का मास है, और w जो है ये प्रोडक्ट का मास है। एक किसी प्रोडक्ट का एक से ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं, सिंगल प्रोडक्टिव बन सकते हैं। जेड दूसरे प्रोडक्ट का मास है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो है, एक्स प्लस वाई जो है वो किस तरह आएगा, w प्लस जेड आएगा। ये किसी जनरल रिएक्शन के लिए आप लिख सकते हैं। यहाँ पे ए प्लस बी जो है वो क्या दे रही है, सी प्लस डी दे रहा है। ए बी क्या है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, सी और डी क्या है, प्रोडक्ट है। एक्स जो है मास ए का है, वाई जो है मास बी का है, डब्ल्यू जो है मास सी का है, और जेड जो है वो मास डी का है। तो इस लॉ के हिसाब से एक्स प्लस वाई जो है वो हमेशा किसके बराबर आएगा, डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर आएगा। आगे जाके हमने पढ़ना है कि ये मास हर जगह होल्ड नहीं करता है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन आपने स्टडी करनी है, तो वहां पे मास जो है वो हमेशा सेम नहीं आता है, वहां पे चेंजेस आ जाती हैं। इसलिए इस लॉ को हमें मॉडिफाई करना पड़ता है। चलिए वो आगे वाली स्लाइड में हम बात करते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उनके लिए होल्ड नहीं करता है, तो जिसको आप लिमिटेशन भी कह सकते हैं कि ये जो लॉ है वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में ये देखा गया है कि जब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, अभी एट दिस मोमेंट आपको नहीं बता सकते न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या है। अभी आपको एटम पहले पढ़ना है, एटम का स्ट्रक्चर पढ़ना है, फिर आपने पढ़ना है उसकी कंपोजिशन क्या है, मेन उसके 3 फंडामेंटल पार्टिकल, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन आपस में कंबाइन होंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंबाइन, या कोई एलिमेंट के साथ आप न्यूट्रॉन स्ट्राइक करोगे, तो वो उसमें वो आप डिटेल में पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन में। पर जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, ये देखा गया है कि जो मास जो होता है, उसमें जो मास प्रोडक्ट का आता है वो स्लाइटली कम आता है, किससे, जो मास रिएक्टेंट का होता है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये मास कहाँ चला गया, जो मास रिएक्टेंट का था उससे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसका मास कम आ रहा है, तो ये मास जो कम हो रहा है ये कहाँ चला जा रहा है, ये सवाल राइज हो गया। तो आइंस्टाइन जो है साइंटिस्ट, आपने सुना होगा, आइंस्टाइन भी बोलते हैं, उसका आपने नाम सुना, बहुत ही मशहूर फेमस जो है साइंटिस्ट है, उसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। तो उसने इस जो प्रॉब्लम थी इसका सोल्यूशन फाइंड किया
कि जो मास जो लास्ट हो रहा है, जो मास कम हो रहा है, बेसिकली वो किस में चेंज हो रहा है, वो एनर्जी में चेंज हो रहा है। और उसने एक इक्वेशन दी जिसको हम जो है आइंस्टीन इक्वेशन बोलते हैं, मास एनर्जी इक्वेशन E इज इक्वल टू mc²। तो उसने कहा जो मास, जितना भी मास कम हो रहा है वो इस इक्वेशन के हिसाब से वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप जब कोई केमिकल, जहाँ कोई न्यूक्लियर रिएक्शन कर रहे हैं, तो आपको प्रोडक्ट तो मिलेंगे, प्रोडक्ट के साथ साथ आपको एनर्जी भी मिलेगी। वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, जो रिएक्टेंट का कुछ मास है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस लॉ को फिर मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ी कि सिर्फ मास कहने से काम नहीं चलेगा, हमें मास लेना पड़ेगा रिएक्टेंट का प्लस एनर्जी लेनी पड़ेगी रिएक्टेंट की, और हमें लेना पड़ेगा मास किसका, प्रोडक्ट का, प्लस एनर्जी लेनी पड़ेगी प्रोडक्ट की। तो दोनों का आपने सम लेना पड़ेगा, मास प्लस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, वो हमेशा किसके बराबर आएगी, मास प्लस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो मास और एनर्जी का जो सम है, चाहे वो रिएक्टेंट है चाहे प्रोडक्ट है, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए इस लॉ को हम लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। तो जिसको हम जो स्टेटमेंट दी गई है कि ये लॉ क्या कहता है, मॉडिफाइड जो लॉ है, ये कहता है द मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल। मास और एनर्जी को आप एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। जैसे आप लकड़ी है आपके पास, तो लकड़ी का मास होगा, आप उसको बर्न कीजिए, अब आपको लकड़ी नहीं मिलेगी, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मास और एनर्जी को आप क्या कर सकते हैं, इंटर कन्वर्टिबल है, एक दूसरे में चेंज किए जा सकते हैं। What the total sum of the mass and energy during any physical or chemical change always remains constant, but energy और mass का जो sum है वो हमेशा क्या रहेगा, चाहे physical change है चाहे chemical change है, वो हमेशा क्या रहेगा, constant रहेगा, इंस्टेड ऑफ सिर्फ mass कहें हम। तो ये मॉडिफाइड लॉ है, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। तो मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ, कहीं आपको प्रॉब्लम आती है वहां पे। तो दिस लॉ डज नॉट होल्ड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस, यहाँ पे रिएक्शंस लिख लीजिए, वेयर द मास ऑफ प्रोडक्ट्स फाउंड टू बी स्लाइटली लेस देन प्रोडक्ट्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस वेयर द मास हैज गॉन, मास कहाँ चला जाता है। तो आइंस्टाइन ऑब्जर्व दैट द मास लॉस्ट ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन चेंजेस इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन E इज इक्वल टू mc², वेयर E क्या है, एनर्जी, m क्या है, मास डिफेक्ट, मास में कितनी चेंज आ रही है, कितना मास कम हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं। आप फिजिक्स में डायटम भी लिखेंगे इसको। C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये तो आप जानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। Hence this law was modified, and modified law is known as law of conservation of mass and energy, which states that the mass and energy are interconvertible, but the total sum of the mass and energy during any physical or chemical change always remains constant। तो इसमें आपको न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, कोई रिएक्शन दे सकते हैं, A प्लस बी गिव्स C प्लस D, इस तरह से कोई रिएक्शन दी जा सकती है आपको। और इसका यहाँ पे X प्लस, इसका X मास दिया हो, इसको Y दिया हो, इसको W दिया हो, और इसका Z हो, और उसका इन चारों में से आपको 3 का मास दिया हो और फोर्थ आपको निकालना पड़े। उसका आपको कहा हो कि X ग्राम ऑफ A प्लस Y ग्राम ऑफ B रिएक्ट्स विद, X ग्राम ऑफ A रिएक्ट्स विद Y ग्राम ऑफ B गिव्स W ग्राम ऑफ C एंड फाइंड द मास ऑफ D। तो जहाँ पे आपको Z निकालना पड़ेगा, तो न्यूमेरिकल्स हम बाद में करेंगे। सिंपल सा किसी भी क्वेश्चन में क्या दिया होगा, जहाँ X Y दिया होगा, W दिया होगा, Z फाइंड करना पड़ेगा, वो सर W और Z दिया हो, X भी दिया हो, Y फाइंड करना पड़ेगा, कितने ग्राम इसको सेलेक्ट करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं आगे जाके, वो हम बाद में करेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या इसको हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। ये लॉ भी फ्रेंच केमिस्ट के द्वारा दिया गया है, जिसका नाम J.L. प्राउस्ट है, ये 1799 में दिया है, और बड़ा ही सिंपल लॉ है। ये लॉ कहता है कि कोई भी कंपाउंड जो होता है, अगर एक आप कंपाउंड लेते हैं, अब आप कैसे कंपाउंड बनाते हो, कहाँ से लेते हो, सोर्स क्या है, उसकी जो कंपोजिशन है वो हमेशा सेम एलिमेंट से बनी होगी, और उनके एलिमेंट्स की आपस में कंबाइन होने की जो रेशो है बाय मास, वो क्या रहेगी, हमेशा फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। जैसे कि आपने कोई केमिकल कंपाउंड है, जैसे वाटर है, हम कहें कि हमने अमेरिका से वाटर मंगवाया, वो किसी और चीज़ का बना था, इंडिया का वाटर जो है वो किसी और का चीज़ का बना है, आपने रेन वाटर कलेक्ट किया, वो किसी और, उसमें कुछ और एलिमेंट हैं, और जो हमें वेल से वाटर निकाला, जहाँ टैप वाटर लिया, जहाँ सी वाटर लिया, उसका कंपोजिशन अलग थी। ऐसा नहीं होगा, इसने कहा सेम कंपाउंड जो है वो सेम एलिमेंट का ही बना होगा,
और उनकी जो आपस में कंबाइन होने की रेशो होगी वो हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, जहाँ क्या बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। So this law was given by a French chemist J.L. Proust in 1799 and states that a chemical compound is always found to be made up of same elements combined together in the same fixed proportion by mass. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे वाटर की एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो आप किसी और की भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे प्योर वाटर कहीं से भी ले ले, कोई भी सोर्स हो, मैंने कहा टैप हो, वेल हो, रिवर हो, लेक हो, रेन हो, सी वाटर हो, एक्सेट्रा, कोई भी ले लीजिए, जहाँ किसी भी कंट्री से ले लीजिए, इंडिया, जापान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वट एवर, श्रीलंका, जहाँ से मर्जी ले लीजिए, विल ऑलवेज बी मेड अप ऑफ, वो किसका बना होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही मिलेगा। ये नहीं कि इंडिया वाला पानी जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का है और अमेरिका वाला जो है वो हाइड्रोजन और सल्फर का होगा, ऐसा नहीं होगा। तो किसका बना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड रेशियो ऑफ 1:8। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जो आपस में कंबाइन होने की रेशियो है पानी की, हमेशा क्या मिलेगी आपको, 1:8 मिलेगी बाई मास। यानी 1:16 नहीं होगा, वो कोई और कंपाउंड होगा, फिर वो वाटर नहीं होगा। तो वाटर जहां भी आपको मिलेगा उसमें हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा और उनका मास की आपस में रेशियो क्या है, फिक्स्ड है। वो कितनी रेशियो है, 1:8। वाटर का फॉर्म होता है H2O, हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम होता है, तो 2 × 1 2 हो गया। ऑक्सीजन का 16 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो आपस में क्या हो गई, ये आ गई 2:16। 2:16 आपस में कट जाएगा 1:8। तो वाटर के हमेशा आपको देखेंगे, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो मास की रेशियो है वो क्या रहेगी, फिक्स्ड है, 1:8 है। सोर्स कोई भी हो, प्लेस कोई भी हो, कैसे भी बनाया हो, चाहे आप केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही क्यों ना वाटर प्रोड्यूस कर रहे हो, रेशियो हमेशा आपको ये मिलेगी। तो ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अनदर एग्जांपल लेते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम खुद भी जो है एक्सहेल करते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, CO2। अब आप कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, उसको हीट करें, जिसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं, उसको हीट करें, वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की जा सकती है। आप कोयले को बर्न कर लीजिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो हमेशा रेशो जो है कार्बन ऑक्सीजन की वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, जो हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे भी बनाई जा सकती है, मैंने आपको पहले ही बात कही। जैसे हम लाइमस्टोन ले लें, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें, जो ट्रायंगल लिखा है इसका मतलब होता है हीट। तो अच्छे से डाल लीजिए इसको, ट्रायंगल को, इसका मतलब क्या होता है, हीट होता है। तो जब इसको हम हीट करते हैं हमारे पास क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्यूपलाइन भी बोलते हैं, प्लस क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इस तरह से आप कार्बन को बर्न कर सकते हैं, C+O2 क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये एरो ऊपर की तरफ क्या जाता है, ये गैस है। जब भी कोई गैस होगा हम एरो ऊपर लिखते हैं, जब कोई रेजिड्यू बनता है, प्रेशर बनता है, उसका एरो नीचे की तरफ होता है। ऐसे आप सोडियम बाइकार्बोनेट ले सकते हैं, प्लस इसमें एसिड डाल सकते हैं, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, कोई भी डाल सकते हैं, कोई भी कार्बोनेट हो, जहाँ बाइकार्बोनेट हो। याद रखिए जब भी उसमें हम एसिड डालते हैं, चाहे HCl डालिए, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड डालिए, चाहे आप नाइट्रिक एसिड डालिए, हमेशा याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, चाहे कार्बोनेट साल्ट हो, चाहे बाइकार्बोनेट साल्ट हो। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे वहां पे भी आपको सीखने को मिलेगा कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का टेस्ट कैसे पता चलता है। तो हम उसमें HCl डालते हैं, अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है तो हम कहेंगे इसमें क्या है, कार्बोनेट था। तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसी तरह से आप लाइमस्टोन में भी एसिड डाल सकते हैं, इसमें भी कार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट की एग्जांपल हो गई, ये कार्बोनेट की, प्लस HCl, इसमें भी क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कीजिए तब भी क्या मिलेगा आपको, सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा, प्लस वाटर प्लस क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चाहे कोई भी सोर्स हो, कहीं से भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, हमेशा ये किसका बना होगा, कार्बन और ऑक्सीजन का। कार्बन 1 होगा, 2 ऑक्सीजन होंगे। रेशियो क्या होगी मास की, मास कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 × 16 32, 12 × 32 क्या आएगा, 3:8 आएगा। ऐसा नहीं होगा कि इस रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उसमें 3:8 है, इसमें 3:5 है, इसमें 3:6 है, ऐसा नहीं होगा। चाहे कहीं से भी आप कार्बन डाइऑक्साइड बनाओगे, कार्बन और ऑक्सीजन के मास की रेशियो फिक्स्ड है, वो कितनी रहेगी, 3:8 रहेगी। तो नेक्स्ट हम करेंगे इस लॉ की लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो जब पहली लिमिटेशन है कि जब एलिमेंट्स के आइसोटोप इन्वॉल्व होंगे उस केस में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। अब आइसोटोप क्या होते हैं वो भी हमने करना है, लोअर क्लासेस में भी पढ़े होंगे आपने। तो आइसोटोप क्या होता है, इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, बस मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन है, इसके 3 आइसोटोप हैं, एटॉमिक नंबर 6 ही है,
6 6/12 भी होता है मास, 13 भी होता है और 14 भी होता है। तो ऐसे एटम सेम एलिमेंट के जिनका मास क्या हो, डिफरेंट हो, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। दो तरह के डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मासेस, जहां आप कह सकते हैं एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, तो उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। जब एलिमेंट के आइसोटोप्स इन्वॉल्व हों, एक में एक आइसोटोप हो, दूसरे में दूसरा आइसोटोप हो, उस केस में जो है ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड में अगर कार्बन का कौन सा आइसोटोप इन्वॉल्व है, 12 वाला, तो CO2 आएगा यहाँ पे 12:32, 3:8 आ जाएगी रेशो। बट अगर यहाँ पे कार्बन का 14 आइसोटोप, मतलब वो वाला कार्बन इन्वॉल्व है जिसका मास 14 होता है, तो क्या आएगी रेशो, 14:32, 7:16 आएगी। ये दोनों रेशोज क्या हैं, सेम नहीं है, डिफरेंट हैं। तो पहली लिमिटेशन यही है कि जब एलिमेंट्स के आइसोटोप्स इन्वॉल्व हो जाएं, उस केस में जो रेशो है वो फिक्स नहीं रहती है। दूसरी इसकी लिमिटेशन ये है कि रेशो हो सकती है सेम हो, बट कंपाउंड डिफरेंट भी हो सकते हैं। एक ही रेशो में दो या दो से ज्यादा कंपाउंड भी फॉर्म हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, ये तीन एलिमेंट है जो आपस में कंबाइन होते हैं, तो हमारे पास कंपाउंड बनता है CH3O CH3 और दूसरा बनता है CH3 CH2OH। इसको बोलते हैं डाईमिथाइल ईथर, इसको बोलते हैं इथेनॉल। ये हमने आगे 12th में पढ़ने हैं, इनके नाम कैसे पढ़ते हैं। तो डाईमिथाइल ईथर है, ये इथेनॉल है, दोनों कंपाउंड डिफरेंट हैं, बट रेशो दोनों में जो एलिमेंट्स के कंबाइन होने की बाई मास है वो फिक्स्ड है, वो सेम है। दोनों का अगर फार्मूला देख लें, अगर यहाँ पे दो कार्बन है, एक दो कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 3 और 3 6, ऑक्सीजन 1 है, C2H6O। इसका भी यही है, एक और एक, दो कार्बन, 3 2 1 5 और एक 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, दोनों का फार्मूला क्या है, सेम है। तो रेशो क्या आएगी, C2H6O, इनका फार्मूला तो जाएगा 2:12, 6 आ जाएगा इंटू 1 आ जाएगा 16, तो रेशो आएगी 24:6:16। 2 से गया 12:3:8 आएगी। तो चाहे जे कंपाउंड लीजिए चाहे जे लीजिए, दोनों की रेशो क्या है, सेम है, बट कंपाउंड डिफरेंट है। ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है, बट रेशो क्या है, फिक्स्ड भी है, बट कंपाउंड डिफरेंट है। तो ये दूसरी लिमिटेशन है इसकी कि रेशो फिक्स्ड हो बट कंपाउंड डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये थी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, दो कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम जो नेक्स्ट 3 बचे हैं वो कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू बच्चे।